फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेटल्स। तो मेटल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा गया है। फर्स्ट दिया गया है मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यही स्टेटमेंट जो है वो पहला ही स्टेटमेंट सही है कि मेटल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और कैसे आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायन बनाते हैं। याद रखिएगा मेटल कैसे आयन बनाते हैं, तो मेटल फॉर्म कैटायंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मेटल की है बताना है आपको। फर्स्ट में दिया गया दे हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जो भी मेटल होगा उसके पास या तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो अगर 1 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 2 है या 3, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, मेटल है। तो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया। सेकंड में कहा गया है 4 to 8 इलेक्ट्रॉन गलत है। दे आर ब्रिटल, ये भी गलत है, डक्टाइल होते हैं ये। दे आर कैपेबल टू फॉर्म एनायन ईजिली, तो एनायन नहीं फॉर्म करते, ये क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो आपको पता होगा गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनती है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड मेक सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है गोल्ड की जिससे हम लोग ज्वेलरी बनाने में उसको यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया है डक्टिलिटी, सही है। बी ऑप्शन मैलिबिलिटी दिया गया है, ये भी सही है। सी ऑप्शन लस्ट्रस दिया गया, मतलब इसका सरफेस शाइनी होता है, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसको आसानी से हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसको आसानी से हम लोग थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लस्ट्रस अभी हमने आपको बताया कि इसका जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो देखिए एल्युमिनियम जो है उससे हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एल्युमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स की तरह यूज़ करने में। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी दी गई है, फर्स्ट में कहा गया गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। सेकंड दिया गया गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये गलत है, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। हालांकि अच्छी होती है लेकिन यूटेंसिल्स बनाने के लिए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का होना ज़रूरी नहीं है। डक्टिलिटी होती है लेकिन यहाँ पे डक्टिलिटी का भी होना कोई ज़रूरी नहीं है यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे जितने मेटल आपको दिए गए हैं उसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होगा वो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे कहा गया सबसे पहला कॉपर, सिल्वर, सोडियम और टंगस्टन। तो देखिए टंगस्टन एक ऐसा मेटल है, इसका सिंबल W होता है, वोल्फ्राम कहते हैं। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। इन सब में टंगस्टन की सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी। और सबसे कम अगर पूछी जाए तो सबसे कम इन सब में किसकी हो जाएगी, सोडियम की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए एक ही सिर्फ मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और वो कौन सा है, वो है मरकरी। ठीक है, सिल्वर सॉलिड होता है, सोडियम भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो है मरकरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज दैट गिवन ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब देखिए कौन सी रिएक्शन है जो शो कर रही है कि जो ऑक्साइड्स दिए गए हैं वो एम्फोटेरिक है नेचर में। तो देखिए आपको पता होगा 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं पहले समझ लीजिए, ऐसे ऑक्साइड जिनके पास बेसिक प्रॉपर्टी भी होगी और साथ ही साथ एसिडिक प्रॉपर्टी भी होगी। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाएगा। 3 होते हैं, एक होता है जिंक ऑक्साइड, मतलब जिंक के जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, वो एम्फोटेरिक होता है। और जो Sn मतलब टिन के जो ऑक्साइड होता है उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये 3 मेटल ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहली रिएक्शन जो दी गई Zn+O2 के ZnO, ये बिल्कुल गलत है, ये कहीं नहीं शो करेगी कि एम्फोटेरिक नेचर का है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड रिएक्शन देखिए कहा गया जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है एसिड से, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन ने क्या शो किया कि जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए सी ऑप्शन में देखिए क्या कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से हो रही है, फिर वही से बन रहा है सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जिंक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का है, तभी तो उसकी रिएक्शन बेस से हुई और सॉल्ट और वाटर बन गया।
इसका मतलब बी और सी रिएक्शन दोनों मिला के क्या शो कर रही हैं कि जो ZnO है वो कैसा है, वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो सेवेंथ का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं। 8 क्या है? 8 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो देखिए आयरन की जब भी रिएक्शन स्टीम से कराएंगे तो क्या बनता है, तो Fe3O4 बनता है, याद रखिएगा। Fe3O4 बनेगा बच्चे, यहाँ पर Fe2O3 लिख देते हैं जो गलत है, Fe3O4 बनता है, याद रखिएगा। आयरन कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे वो हॉट वाटर हो, लेकिन आयरन किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म करता है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए जल्दी से। इसमें कहा गया व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। देखिए कैल्शियम की रिएक्शन करी गई है किसके साथ में, वाटर के साथ में, और आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो बिल्कुल ही गलत है, रिएक्शन होती है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, वायलेंटली नहीं रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा धीमे टाइम लगता है रिएक्ट करने में, ठीक है, कम रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, ये सही है रिएक्शन, ये जो पार्ट दिया गया है तीसरा पार्ट ये बिल्कुल सही है। और चौथा पार्ट दिया गया बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म डिस्ट्रिक्ट टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, इसीलिए कैल्शियम क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है वाटर में। ठीक है, तो ये जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। तो देखिए 10th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। तो देखिए कौन सी ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा जब उसकी रिएक्शन मेटल के साथ होगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस देता है कब, जब उसकी रिएक्शन मैग्नीज या मैग्नीशियम के साथ होगी। तो ऐसा कौन सा एसिड है ये आपको बताना है। तो देखिए एक एक्सेप्शनल केस और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। ये जो एसिड है दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रिक एसिड और HNO3। तो HNO3 के बारे में एक बात याद रखिए कि जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। सिर्फ दो एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस देता है नाइट्रिक एसिड, और वो है मैग्नीज और मैग्नीशियम। मतलब क्या हुआ इसका कि मैग्नीज के साथ जब HNO3 की रिएक्शन होगी तब हाइड्रोजन गैस बनेगी, सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ जब HNO3 की रिएक्शन होगी तब भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। बाकी किसी और मेटल के साथ अगर रिएक्शन होती है इस एसिड की तो कोई भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11th में क्या कहा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। Al2O3 है और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से हो रही है। क्या बन जाएगा, तो देखिए बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। Al और Cl मिलके क्या बना देंगे, AlCl3 बना देंगे, और H और मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो AlCl3 और H2O का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैलेंसिंग जरूर देख लीजिएगा, बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर की हम लोग ने वैसे एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, मतलब क्वेश्चंस बनाए हैं पहले से MCQs के, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। 12th में कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल से रिलेटेड यहाँ पे जितनी चार बातें दी गई हैं कौन सी इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं पूछी गई, याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछी गई है। तो फर्स्ट दिया गया है इट बर्न्स इन कम्प्लीटली, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड दिया गया है इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, ये गलत है। ठीक है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। थर्ड दिया गया इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये सही है। और फोर्थ में दिया गया है इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, सिर्फ गलत कौन सा है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इसमें फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया, इसमें देख लीजिए क्या बोला गया है, 2 ml ईच ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 एंड मिक्सचर ऑफ, देखिए यहाँ पे कहा गया है ईच ऑफ कंसेंट, ये सब दिया गया है, मिक्सचर दिया गया है HCl और HNO3 का, रेशियो 3:1 है। वर टेकन इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेबल्ड एज A, B एंड C। ठीक है, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब, नो चेंज अकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B बट द मेटल गॉट डिजॉल्व्ड इन ट्यूब C, द मेटल कुड बी। अब कौन सा मेटल होगा ट्यूब C में, ये आपको बताना है। अब ट्यूब C को पहले आप देखिए ट्यूब C क्या है। देखिए ट्यूब C जो है वो क्या कह रहा है, वो कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर है जो कि 3:1 रेशियो में था। इसका मतलब एक्वा रीजिया है। अब एक्वा रीजिया किसको डिजॉल्व कर पाता है, तो गोल्ड को डिजॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर C जो होगा वो, B जो होगा वो सही होगा, मतलब ये गोल्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, करेक्ट ऑर्डर। देखिए इसमें कहा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। अब आपको इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा।
ठीक है। तो सबसे जो बड़ा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सबसे लास्ट में होगा, और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो सबसे पहले होगा। तो देखिए हमने आपको एक तरीका बताया था रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखने का। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, तो केदार के से केदार है, माली जो है वो mg से है, आलू ज़रा तो आलू तो al होता है, वो तो है नहीं यहाँ पे, तो ज़रा zn हो जाएगा, और फीके यहाँ पे है तो fe है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? पोटेशियम हो गया। उसके बाद यहाँ देखा जाए मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 बट डज नॉट रिएक्ट विद FeSO4? कौन सा ऐसा मेटल है जो H2SO4 से तो रिएक्ट कर जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से तो रिएक्ट करेगा, लेकिन FeSO4 से रिएक्ट नहीं करेगा? तो देखिए बहुत सिंपल है, रिएक्टिविटी सीरीज से आप लोग देख सकते हैं कि जो लेड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे? Fe से। तो FeSO4 से, इसीलिए लेड की रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सा ऐसा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट देखिए कहा गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल। क्या एल्युमिनियम जो है वो जिंक सल्फेट से रिएक्ट कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा, देखिए यहाँ पे तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो कर लेगा ना। देखिए यहाँ पे ZnSO4 है, तो ZnSO4 और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? एल्युमिनियम मेटल से हो रही है। तो देखिए केदारनाथ का माली आलू ज़रा, तो आलू मतलब ऊपर आ गया, तो आलू मतलब Al, और ज़रा मतलब ये नीचे आ गया, तो ये कम रिएक्टिव है ज़्यादा, तो ये तो रिएक्शन होगी। ठीक है। विल गिव आपको बताना है कौन सी देगा, तो ये तो देगा, ए ऑप्शन देगा। और देख लेते हैं FeSO4 एंड सिल्वर, तो सिल्वर तो नहीं देगा क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है। थर्ड देख लीजिए MgCl2 और Al। अब केदारनाथ का माली ऊपर है, मतलब ये मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। लास्ट देख लीजिए AgNO3 और कॉपर मेटल, तो AgNO3 जो है AgNO3, ठीक है, और साथ ही साथ रिएक्शन किससे हो रही? कॉपर से हो रही। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट कर जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, ऐसा क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो आपको दिया रहेगा ए एंड डी आर करेक्ट, तो ऐसे करके ऑप्शन होगा, उसको आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो 16th का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 16th का जो आंसर हम लोग को मिला वो क्या मिला? ए भी मिला और साथ ही साथ डी भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट गिव हाइड्रोजन विद वाटर? कौन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा वाटर के साथ रिएक्ट करने पे, ये आपको बताना है। तो देखिए सोडियम जो है ये वाटर साथ रिएक्ट कर जाएगा, दे देगा। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करके दे देगा, जिंक भी रिएक्ट करके वाटर हाइड्रोजन गैस दे देगा। बट जो कॉपर होता है ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्यों? क्योंकि कॉपर कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लैटिनम हो गया, ये सारे के सारे मेटल जो होते हैं ये कॉपर मतलब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कहा जा रहा है फ्यू पार्टिकल्स ऑफ जिंक आर ड्रॉप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज। तो देखिए जिंक और CuSO4 मिलके क्या बना देंगे? ZnSO4 बना देंगे, आपको पता है। और जो ZnSO4 होता है वो कलर उसका क्या हो जाएगा? मतलब जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो क्या हो जाता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो वो फेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। ठीक है, ZnSO4 कलरलेस होता है, या कह सकते हैं वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, एल्युमिनियम स्ट्रिप इज केप्ट इमर्ज्ड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, द चेंज ऑब्टेन्ड इज। देखिए यहाँ पे Al है, एल्युमिनियम स्ट्रिप मतलब Al है, और उसकी रिएक्शन किससे हो रही है? FeSO4 से हो रही है। क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा। सिंपल सी बात है, Al2SO4 का होल थ्राइस मतलब एल्युमिनियम सल्फेट बन गया। अब आपको बताना है चेंज क्या होगा, तो आप समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी सेफली केप्ट इन कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर एंड लेड। तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है मतलब CuSO4 है, उसको क्या हम लोग सही से रख सकते हैं किसमें? सिल्वर में और लेड में। तो सिल्वर में तो देखिए रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर अगर देखा जाए, ठीक है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन अगर लेड का देखा जाए तो लेड कहीं ना कहीं रिएक्शन कर सकता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ट्रू है, कहीं ना कहीं ये सही भी और कहीं ना कहीं ये गलत भी है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? पार्शली ट्रू एंड फॉल्स। मतलब कॉपर सल्फेट जो है वो रिएक्ट कर भी सकता है, सिल्वर से तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये लेड से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि लेड जो होता है वो कॉपर से
ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो सिल्वर में तो रख सकते हैं लेकिन लेड में नहीं रख सकते, तो ये पार्शली करेक्ट है और पार्शली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होते, इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो मेटल्स होते हैं। तो 21 का जो आंसर होगा दैट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप फॉल्स पे टिक लगा दीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, अब आपसे पूछा गया नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो दे आर नाइदर, ये होती है, दे आर ब्रिटल, ये भी होती है। सी पार्ट देख लेते हैं, इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। दे आर सोनोरस, तो नॉन मेटल सोनोरस तो ही ना होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है इसका। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये बिल्कुल सही है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन गलत है। 23 देखिए, इसमें कहा गया जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो नॉन मेटल बताना है कौन सा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है ब्रोमीन। ठीक है, बाकी मरकरी अगर देखा जाए तो ये मेटल है और लिक्विड है, कार्बन सॉलिड होता है, फॉस्फोरस भी सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल जो होते हैं उनमें कोई भी शाइनी सरफेस नहीं होता, लेकिन कोई एक मेटल आपको मिलेगा जो लस्ट्रस होता है, और वो कौन है, आयोडीन है। तो इसमें आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 26 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम आपको बता देते हैं। तो देखिए आयोडीन कैसा है, लस्ट्रस भी हमने आपको बताया। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और फिजिक्स का क्वेश्चन है कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, तो याद रखिएगा 2.42 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं यही कारण है डायमंड के शाइन करने का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है डायमंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। 27 क्वेश्चन में क्या कहा गया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, आपको बताना है। तो फॉर्म करते हैं एसिड्स। ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड याद रखिए एसिडिक होते हैं, इसीलिए वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, मतलब जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, बेस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 28 है द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज, तो CO प्लस H2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CO प्लस H2 जो है वो क्या कहलाता है, तो CO प्लस H2 एक गैस कहलाती है जो कि वाटर गैस है। ठीक है, वाटर गैस याद रखिएगा। और एक होती है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस होती है CO प्लस N2। ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें कहा गया व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देन विच गैस इज इवॉल्व्ड, मतलब सल्फर की रिएक्शन हो रही है नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ में, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी ये आपको बताना है। तो देखिए जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO2 इवॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कहा गया क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स, क्या क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है उनके सॉल्ट से, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ये आंसर होगा ट्रू, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है एन एलिमेंट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो एक कंपाउंड दे रहा है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है बहुत। द कंपाउंड इज़ वाटर सोल्यूबल, मतलब वो वाटर में घुल भी जाता है कंपाउंड। आपको बताना है किस कंपाउंड की बात हो रही है, मतलब किस एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैल्शियम की बात हो रही है। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर में घुल भी जाता है, तो इसमें ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट 32 इसमें कहा गया अ मेटल M ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं है, बहुत कम रिएक्टिविटी नहीं है, मॉडरेट रिएक्टिविटी है, इस प्रेजेंट एट सल्फाइड X ऑन हीटिंग इन एयर, तो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा ये। ठीक है, X कन्वर्ट्स इन इट्स ऑक्साइड Y एंड अ गैस इवॉल्व्स ऑन हीटिंग Y एंड X टुगेदर, द मेटल M प्रोड्यूस्ड X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए अब आपको हम सीधे इसका आंसर बता देते हैं, आप इसको करते रहिएगा। इसका आंसर है A ऑप्शन, क्यूप्रस सल्फाइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर गिवन फॉर 4 मेटल। यहाँ पे देखिए 4 मेटल दिए गए हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। ठीक है,
पहला दिया गया मेटल H डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, एक मेटल H है जो रिएक्ट नहीं कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ में। K जो है वो रिएक्ट कर रहा है वार्म वाटर के साथ में। L जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है वाटर के साथ, लेकिन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन से। और M जो है वो रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर से। अब आपको बताना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो इसको अब आप देख के समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा M, ठीक है। M सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि M जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो M से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? K है, क्योंकि ये वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए L है, L किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो H है, क्योंकि वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर, मतलब वो हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? H हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 देखिए क्या कहा जा रहा है। डैश गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन Mn रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3। अभी हमने आपको बताया था मैग्नीज हो या मैग्नीशियम हो, जब भी ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज़ करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं जल्दी से। 35 में क्या कहा गया? एक्वस सोल्यूशन ऑफ CSO2 इज। अब देखिए CSO2 सीजियम ऑक्साइड है। अब सीजियम ऑक्साइड का जो मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये एक ऑक्साइड है और कैसा ऑक्साइड है, ठीक है। मतलब जैसा भी ऑक्साइड है आपको बताना है इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा? तो वो होगा बेसिक। क्यों बेसिक है? क्योंकि सीजियम जो है वो एक मेटल है, और भी हमने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या कहा गया? मैच द कॉलम है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है Al2O3 कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। SO2 देखिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है एसिडिक, और CO मेटलिक ऑक्साइड है तो हो जाएगा बेसिक। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेटलॉइड का पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है? तो 2,4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कार्बन है तो 284 हो सकता है, सिलिकॉन का है ये, ठीक है। 8 नहीं हो सकता, लास्ट में 6 नहीं हो सकता। मेटलॉइड के याद रखिएगा आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो C ऑप्शन है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन एक मेटलॉइड नहीं है, कार्बन एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 38, विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा यहाँ पर एलिमेंट है जिसको हम लोग मेटल भी कंसीडर कर सकते हैं और नॉन मेटल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो मेटल भी है और नॉन मेटल भी है वो क्या होता है? वो होता है मेटलॉइड। तो यहाँ पे मेटलॉइड का अगर आंसर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन जो है वो क्या है? एक मेटलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आपको बताना है कौन इसमें नहीं है। तो देखिए आयनिक कंपाउंड हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही आयनिक है, इसके साथ ही साथ फोर्थ जो है ये भी बिल्कुल आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपको जो KCl है उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये गलत इन लोग ने दे दिया है। यहाँ पे जो यहाँ पे KCl भी आयनिक होना चाहिए, NaCl भी आयनिक होना चाहिए, और साथ ही साथ HCl जो है ये भी आयनिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए HCl को आयनिक नहीं रखेंगे क्योंकि HCl में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, शेयरिंग होती है, तो इसको तो कोवेलेंट में ही रखेंगे। यहाँ पे 1 और 4 जो होगा वो ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है आयनिक बॉन्ड में? आयनिक बॉन्ड में होता ये है, अच्छा पूछा था नॉट आयोनिक, कौन सा आयोनिक नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कौन सा है? तो 2 और 3 जो है वो कोवेलेंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर B जो होगा वो सही हो जाएगा। आयनिक कौन कौन से हैं? KCl और NaCl जो है वो आयनिक है, ठीक है। आयनिक में आप एक बात ये याद रखिएगा कि आयनिक में होता क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और इसमें ट्रांसफ़र, मतलब ये दोनों आयनिक हो गए, और HCl और CCl4 ये क्या हो जाएगा? कोवेलेंट हो जाएगा, मतलब ये आयनिक नहीं होंगे। 40th में दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। कौन सा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इनमें से नहीं है? तो पहला दिया गया सॉल्बिलिटी इन वाटर होती है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, देखिए सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होते, तो 40th का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की नहीं होती है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टन स्टेट में होती है और सॉलिबिलिटी भी होती है वाटर में, तो बी ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे इसके बाद। 41 में देखिए कहा गया मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल कैसे कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके कंबाइन करते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, याद रखिएगा इनकरेक्ट पूछा है। आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, सबसे पहली चीज़ दे दी गई है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेकंड में कहा गया आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड दिया गया आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो गलत है, सॉल्युबल होते हैं तो गलत हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। और फोर्थ में दिया गया सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, तो रिएक्शन हुई एक्स और वाई के बीच में और क्या फॉर्म हुआ, जेड फॉर्म हुआ। एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब मेटल है, वाई गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसका मतलब नॉन मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय जेड, तो जेड क्या होगा, देखिए एक मेटल और नॉन मेटल मिल रहा है ना, तो मेटल और नॉन मेटल जब मिलता है तो जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक होता है। तो आपसे सिंपल पूछा गया है आयनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट ये होगी, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट यही नहीं होगी, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। 44 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, नेटिव स्टेट मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब एक नेचुरल स्टेट में कौन एग्जिस्ट करते हैं ये आपको बताना है। तो जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा कि नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए इसमें कॉपर तो नहीं करेगा, जिंक भी नहीं करेगा, गोल्ड करेगा और सिल्वर करेगा, तो इसमें 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, आपको बताना है सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में। देखिए सबसे ज़्यादा नहीं पूछा गया, सेकंड मोस्ट पूछा गया है। चलिए इसका आप आंसर, ये हम तो बता दे रहे हैं इसका आंसर, लेकिन ये आप बताइएगा कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में। तो सेकंड में है आयरन और फर्स्ट पे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। सेकंड पे होता है आयरन, फर्स्ट पे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं। असर्शन रीजनिंग आपको पता है क्या करना होता है, इससे पहले भी हम लोग दो वीडियोस दे चुके हैं, उसमें भी आप लोग देखे होंगे असर्शन और रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। 46 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड बाय सोडियम, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सोडियम इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गलत है। सोडियम जो है क्या वो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये भी गलत है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कि सोडियम भी गलत हो। देखिए पहले में क्या दिया, पहले में दिया गया है इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड बाय सोडियम, ये गलत है, ठीक है। और सोडियम इज़ बैड कंडक्टर, ये भी गलत है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए, तो आपको इस पर नहीं जाना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व। देखिए जिंक की रिएक्शन क्या आयरन सल्फेट से नहीं होगी, तो Zn है और इससे किसकी रिएक्शन हो रही है, FeSO4 से हो रही है। अब देखिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आलू ज़रा फीके, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन होगी, इसका मतलब असर्शन जो है ये गलत है, असर्शन बिल्कुल ही गलत है, रिएक्शन तो होगी। और जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन कहता है कि असर्शन गलत है लेकिन रीज़न जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसमें कहा गया फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। तो देखिए जो फूड कैंस होते हैं उनको टीन से कोट किया जाता है, जिंक से कोटिंग उसकी नहीं करी जाती, ये बात बिल्कुल सही कही गई। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, ठीक है। तो स्टेट असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, तो इसमें ए ऑप्शन आप सही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जो कार्बन है क्या वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट भी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करेगा, तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। रीज़न में क्या दिया गया, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये भी सही है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट दोनों सही हैं, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका, असर्शन का, तो इसमें ए ऑप्शन आप टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है? तो बिल्कुल ज़्यादा होती है, तो असर्शन टोटली करेक्ट है। और रीज़न में देखिए क्या दिया गया, रीज़न में दिया गया आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, ये भी सही है, लेकिन कहीं भी इसका जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो असर्शन सही है, रीज़न सही है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया, एट हायर टेम्परेचर्स मेटल वायर्स हैव ग्रेट चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। देखिए हाई टेम्परेचर पे क्या मेटल की ज़्यादा चांसेस होती हैं शॉर्ट सर्किटिंग की? तो बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा शॉर्ट सर्किटिंग की चांसेस उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका रीज़न दिया गया, बोथ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। ये भी देखिए बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो रेजिस्टिविटी होती है और जो रेजिस्टेंस होता है ये टेम्परेचर के साथ क्या करता है, चेंज करता है, वेरी करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं, और रीज़न जो है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कहा गया, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। बिल्कुल ठीक है, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर लेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो देखिए ये दोनों ही बातें जो हैं ये बिल्कुल सही दी गई है, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी हम लोग सिर्फ इसलिए बनाते हैं, मेन यही होता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनकी चमक हमेशा बनी रहती है। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं कॉपर के बनते हैं। कॉपर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है, इसका मतलब असर्शन सही हो गया, रीज़न गलत हो गया, गुड कंडक्टर होता है। तो इसमें सी ऑप्शन आप टिक करेंगे। 54 देखिए, असर्शन में दिया गया, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो एलॉय की होगी क्या वो प्योर मेटल से कम होगी? तो बिल्कुल सही बात है, कम होती ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो एलॉय की होगी वो कम होगी प्योर मेटल से। और इसमें रीज़न दिया गया, एलॉय इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन मोल्टन फॉर्म। ये रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न कहीं भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीज़न सही है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें बी ऑप्शन आप टिक करेंगे। इसके बाद केस स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास 5 केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, उसको भी अब देख लेते हैं। तो केस स्टडी में देखिए आपको एक केस दिया गया है, वो रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया जाएगा। जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएगा। ज़्यादा पैराग्राफ में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम साइंस के चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अभी हमने आपको बताया था केदारनाथ का माली। देखिए सबसे पहले ही आपको दे दिया गया केदारनाथ का माली, के से हो गया केदार, एन से हो गया नाथ, का से हो गया सी ए, माली से हो गया एम जी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? के की होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर पोटेशियम की होगी, और लास्ट किसकी होगी? मैग्नीशियम की होगी। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए मैच द कॉलम बोला गया है, चूज़ द करेक्ट मैच। ठीक है, करेक्ट मैच आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए जो सोडियम होता है उसको केरोसिन में रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कैल्शियम जो होता है वो क्विकलाइन बनाता है, CaO इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। और एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम फॉयल रैपिंग फूड के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से मैच द कॉलम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पार्ट देख लीजिए, पार्ट 3 है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम इनटू स्लेग लाइम। देखिए क्विक लाइम को स्लेग लाइम में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शन होती है वो आपसे पूछी गई क्या है। स्लेग लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कहा गया, वाई वी वियर ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स क्यों हम लोग पहनते हैं? तो सिंपल सी बात है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, सबके सब कम से कम रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के ही बनाते हैं। नेक्स्ट में कहा गया, द गैस इवॉल्व व्हेन स्लेग लाइम इज डैश इन नेचर। द गैस इवॉल्व फ्रॉम स्लेग लाइम इज, अब देखिए स्लेग लाइम क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब देखिए आपको बताना है जो गैस इवॉल्व होगी वो कैसी होगी।
देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इन लोग ने गलती करी है, CaOH होल ट्वाइस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसे देना चाहिए था कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं तो जो गैस निकलती है वो CO2 होती है। आपको पता होगा CO2 का नेचर क्या होता है। CO2 मतलब बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड का नेचर मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें भी देखिए एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एलिमेंट के बारे में बात बताई गई है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। मेटल जनरली आर, अब देखिए आपको बताना है मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, मेटल का मेनली नेचर कैसा होता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन जो दिया गया, ए ऑप्शन देखिए दिया गया है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बी ऑप्शन में दिया गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सी ऑप्शन दिया गया है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और डी में दिया गया है नन ऑफ दी अबव। तो इसमें याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। देखिए अभी हमने आपसे पूछा भी था कि इसका आंसर आप लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो भी क्वेश्चन आपसे ऐसा कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, वो आप जरूर आंसर दिया करिए, क्योंकि हो सकता है वही आपके बोर्ड में पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर फिलहाल एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द मेटल दैट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर साथ कौन रिएक्ट करेगा, मरकरी नहीं करेगा, सोडियम करेगा, जिंक भी नहीं करेगा, टंगस्टन भी नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। याद रखिए क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए इंसुलिन में कौन सा मेटल होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैच फायर ऑन रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ कौन किस में आग लग जाती है बताना है, मतलब वाटर में अगर पुट कर दिया जाए तो उसमें मेटल में आग लग जाएगी या वाटर में ही आग लग जाएगी। ठीक है, तो सोडियम में भी ऐसा होगा, पोटेशियम में भी, दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए 57th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो फिर से देखिए एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। पैराग्राफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमने आपसे फिर से बताया, क्योंकि साइंस में पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। देखिए कॉपर किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, जिससे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। जिंक से कम रिएक्टिव है, आयरन से कम रिएक्टिव है, निकल से भी कम रिएक्टिव है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स कैन बी डिकम्पोज विद डिफिकल्टी। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसको बहुत डिफिकल्टी के साथ हम लोग डिकम्पोज कर पाएंगे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट दिया गया एलिमेंट्स नियर द टॉप ऑफ सीरीज आर नेवर फाउंड फ्री इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो वो कभी भी फ्री नहीं पाए जाएंगे नेचर में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में कहा गया एलिमेंट नियर दी बॉटम ऑफ सीरीज, जो बॉटम ऑफ द सीरीज होंगे मतलब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, वो फ्रीली पाए जाते हैं नेचर में, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। थर्ड में दिया गया एलिमेंट्स नियर दी टॉप ऑफ सीरीज आर फाउंड फ्री नेचर, बिल्कुल गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फोर्थ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी रिएक्ट विद स्टीम बट नॉट विद हॉट वाटर। तो हॉट वाटर साथ रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन होगी, वो है आयरन। तो अभी हमने आपको बताया भी था, और क्या बनता है, Fe3O4 बनता है, भूलिएगा मत आप लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट इसका देख लेते हैं, केस स्टडी का फिफ्थ पार्ट है द मेथड विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ सीरीज विल बी। अब देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे टॉप ऑफ द सीरीज जो मेटल्स हैं उनको मतलब प्योरीफाई करने के लिए, कह सकते हैं हम लोग उसको रिफाइन करने के लिए, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो मेथड यूज़ किया जाएगा वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी पूछ लिया गया, हो सकता है जो आपका केस स्टडी हो उसमें दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। इसमें भी देखिए कुछ पैराग्राफ है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सीधे देखेंगे। When zinc reacts with steam it produces। देखिए जिंक की रिएक्शन स्टीम से हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जिंक जब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो Zn प्लस H2O क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा, प्लस H2 बनाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मोस्ट डक्टाइल मेटल अमंग द फॉलोइंग इज। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मतलब हम लोग इसको
वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल इनमें से कौन सा है, तो गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होगा, ठीक है। एजी नहीं है, एजी सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, वो होता है गोल्ड। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से हुई, पीसेस ऑफ मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग। आपने देखा अभी कि जो कैल्शियम था वो फ्लोट करने लग गया। किस वजह से फ्लोट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से फ्लोट करता है। होता ये है कि जो कैल्शियम होता है इसके साइड में, ठीक है, इसके पूरे पोर्शन में, पूरे सरफेस पे हाइड्रोजन चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये इसकी डेंसिटी कम हो जाती है कैल्शियम की, और वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्या कह रहा है, कंसीडर द रिएक्शंस। देखिए रिएक्शन दी गई, दो रिएक्शंस दी गई हैं, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 और Ca प्लस H2O गिव्स CaOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शन गलत है, ठीक है। अब देखिए बताना क्या है आपको, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, रिएक्शन 1 इज एंडोथर्मिक, पहली एंडोथर्मिक है, दूसरी बोली गई, दूसरी भी एंडोथर्मिक है। तीसरे में देखिए क्या कहा गया, 1 इज मोर एंडोथर्मिक देन रिएक्शन 2 जो है वो बोला गया ज़्यादा एंडोथर्मिक है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगी, मतलब दोनों में हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। ज़्यादा किस में हीट इवॉल्व होगी, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम में ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिएक्शन 1 इज मोर एक्सोथर्मिक देन रिएक्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, मतलब सेकेंड लास्ट केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है, मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, तो मैलिएबिलिटी कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आखिरी केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन सब सीधे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको केस स्टडी दिखा देते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ दी गई है, लिथियम की, फ्लोरीन की, मतलब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं मेटल्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक नंबर दिया गया है, एटॉमिक रेडियस दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे जो नॉन मेटल्स दिए गए हैं उनका एटॉमिक रेडियस और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो उस पर बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल्स प्लॉटेड इन द ग्राफ। तो अब देखिए मेटलिक कैरेक्टर आप देख लीजिएगा, मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा किस में होगा, तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, मेटल का जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस आप देख सकते हैं लिथियम का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है सीजियम का, तो सबसे अच्छा मेटल कौन है, सीजियम। तो इस तरीके से मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। बस ये चीज़ याद रखिए, उसके हिसाब से फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो आप इसको ग्राफ से देख लीजिएगा, तो इसका आंसर फिलहाल हम आपको बताते हैं सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलॉन्ग विद एल्कली मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शोज नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये आगे बढ़ा दिया है इन लोग ने, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, दोनों ही क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थे। तो इसका फिलहाल हम आपको आंसर बता दें, तो इसका आंसर ये होता है कि एज हाइड्रोजन कैन ईजिली लूज ऑन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक है। जैसे एल्कली मेटल जैसे सोडियम है, सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना सकता है, Na+ बना सकता है, इसी तरीके से हाइड्रोजन जो होता है वो भी क्या बना देता है, H+ बना देता है, इसीलिए ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अभी हमने देखिए वहाँ देखा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, याद रखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी सबसे ज़्यादा होती है जिसका साइज़ सबसे कम होता है। सबसे कम साइज़ किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, तो फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका थर्ड का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा इसका, इस पूरे चैप्टर का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन हेलोजेंस डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब आपको बताना है हेलोजन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज हो रही है, हेलोजन क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनको हेलोजन कहा जाता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों चेंज हो रही थी आपको बताना है, तो इसलिए चेंज होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाइज फ्लोरीन एंड हैज़ एटॉमिक रेडियस देन लिथियम, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए फ़िलहाल अभी नहीं है, ये आपको पीरियड टेबल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हमारा आज का सवाल हो गए सारे के सारे, अप्रॉक्सीमेटली 59 क्वेश्चन हम लोग ने आज डिस्कस किए, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे
जो आपके बोर्ड में बिल्कुल आ सकते हैं। अरिहंत से रिलेटेड थे, बाकी की जो अरिहंत की सीरीज़ है वो हम लोग बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे, और इसको बिल्कुल रट लीजिए, सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सब कुछ समझा दिया गया है। 3 सीरीज़ आ चुकी है, मतलब 3 वीडियोज़ आ चुके हैं, एक फिज़िक्स का आया है, एक केमिस्ट्री का आया है, एक बायो का है, और बाकी के जो वीडियोज़ हैं बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा हम लोग सीरीज़ ला सकते हैं उतनी आपके लिए लेके आएंगे। आप लोग बस हम लोग का साथ देते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।